जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1580 टू 1632। टाइम पीरियड जैसा कि आप जितने भी एजेज हैं उनका टाइम पीरियड याद कर लें। ये 1558 से लेकर के 1603 तक एलिजाबेथन एज होता है, और 1603 से लेकर के 1625 तक ये जैकोबियन पीरियड होता है। तो जॉन वेबस्टर जो थे ये जैकोबियन पीरियड से इनको मान सकते हो आप। ये इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं और इनका जो फेमस वर्क है द वाइट डेविल एंड द डचेज ऑफ माल्फी, ये दो इनके फेमस वर्क हैं। और पैरामाउंट 17th सेंचुरी इंग्लिश ट्रेजेडी हैं ये, अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफ शेक्सपियर। ट्रेजेडी हैं दोनों। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये ट्रेजेडी है क्या है। द वाइट डेविल लाइक मकबेथ इज ट्रेजेडी ऑफ एक्शन। जैसे मकबेथ है विलियम शेक्सपियर का, उसको ट्रेजेडी ऑफ एक्शन कहते हैं, तो वाइट डेविल को भी ट्रेजेडी ऑफ एक्शन कहा जाता है। द डचेज ऑफ माल्फी लाइक लियर इज ए ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग। और जो तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, जो विलियम शेक्सपियर ने किंग लियर लिखा है, किंग लियर क्या है? ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग है। किंग लियर क्या है? ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग है, तो ये भी ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग है। विद थॉमस डेकर हिज मेन कोलैबोरेटर। जॉन वेबस्टर के जो कोलैबोरेटर थे, कोलैबोरेटर का मतलब है साथ में लिखने वाले, वो थॉमस डेकर थे। उन्होंने ये वर्क लिखा वेस्टवार्ड हो एंड नॉर्थवार्ड हो, बोथ ऑफ विच वर पब्लिश्ड इन 1607। देखो डेट बहुत ज्यादा हो जाती हैं, डेट आपको एक बार याद ना भी रहे तो डेट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वर्क के नेम आपको जरूर याद होने चाहिए और उसकी क्या थीम है। कोई मेन कैरेक्टर होता है तो वो मेन कैरेक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। डचेज ऑफ माल्फी। डचेज ऑफ माल्फी जो है, इसको लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन ट्रेजेडी भी कहते हैं। और ये जो प्ले है ये सेट है कोर्ट ऑफ माल्फी में, इटली में 1504 से 1510 तक। जॉन वेबस्टर्स प्ले टेल्स ऑफ द स्पिरिटेड डचेज एंड हर लव फॉर द ट्रस्टवर्दी स्टुअर्ड एंटोनियो। इसमें ये बताया गया है डचेज ऑफ माल्फी में कि जो डचेज है, शी इज इन लव विद द सर्वेंट। स्टुअर्ड का मतलब सर्वेंट होता है, और उस सर्वेंट का नाम है एंटोनियो। दे मैरी सीक्रेटली। जो डचेस थी और जो एंटोनियो था, ये दोनों क्या करते हैं? दे मैरी सीक्रेटली डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ हर टू ब्रदर्स। अब डचेस के जो भाई हैं उनका नाम है फर्डिनेंड एंड कार्डिनल, ये इनके ब्रदर हैं। तो कई बार सीधा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि दीज कैरेक्टर्स अपीयर इन विच प्ले। तो डचेज हो गई, उसका भाई फर्डिनेंड और ए कार्डिनल। ऑल्दो शी bears 3 children, Duchess bears 3 children from the relation. She refuses to name the father. लेकिन वो नाम नहीं बताती है एंटोनियो का। Eventually betrayed by बोसोला। इसमें एक कैरेक्टर है और वो जासूस है, स्पाई है, बोसोला। The Duchess and her family flee but are intercepted. Antonio and the oldest child, a boy, escape. एक जासूस होता है बोसोला, उसके कारण डचेज और उसकी फैमिली जो है उनके फ्ली को, मतलब वहां से वो फरार नहीं हो पाते हैं, उन्हें वो रोक दिया जाता है। लेकिन जो एंटोनियो और बड़ा बेटा था जो कि बॉय था, ये एस्केप कर जाते हैं। फर्डिनेंड ऑर्डर दे देता है बोसोला को टू स्ट्रेंगल द डचेज, कि डचेज को गला घोंट के मार दो। हर 2 यंगर चिल्ड्रन को भी एंड हर मेड को भी। देन गोज मैड विद गिल्ट। और फिर वो खुद भी पागल हो जाता है क्योंकि अपनी सिस्टर की हत्या करवा देता है वो। और सिस्टर की हत्या के लिए एक वर्ड आता है, याद आ रहा है आप लोगों को? सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ सिस्टर।
ऑल आर किल्ड एक्सेप्ट द एल्डेस्ट सन ऑफ डचेज। डचेज का जो बड़ा बेटा था वो और एंटोनियो फरार हो जाते हैं, इसलिए वो बचते हैं और बाद में उसको माल्फी का रूलर बना दिया जाता है। तो डचेज ऑफ माल्फी में ये पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको बस, क्योंकि पॉइंट्स बहुत होते हैं, सारे मेन पॉइंट्स हैं। जॉन फोर्ड की बात होती है फिर। जॉन फोर्ड कौन थे? इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं कैरोलियन पीरियड के। हुज रिवेंज ट्रेजेडी लिखते थे ये, बदले वाली, जैसे हैमलेट थी। हैमलेट विलियम शेक्सपियर की एक रिवेंज ट्रेजेडी है। कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन सीन्स ऑफ ऑस्टीर ब्यूटी, इंसाइट इनटू ह्यूमन पैशंस एंड पोएटिक डिक्शन ऑफ अ हायर ऑर्डर। इनका जो पोएटिक डिक्शन था वो एक हायर ऑर्डर का, मतलब एक सबलाइम डिक्शन था। और इनका जो एक ये वर्क है, ये पूछ लिया जाता है, इट्स पिटी सी इज अ होर। इट्स पिटी सी इज अ होर, 5 एक्ट ट्रेजेडी बाय जॉन फोर्ड। ये 5 एक्ट ट्रेजेडी है जॉन फोर्ड की, परफॉर्म्ड समटाइम्स बिटवीन 1629 एंड 1633 एंड पब्लिश्ड इन 1633। 5 एक्ट ट्रेजेडी है इट्स पिटी सी इज अ होर। कंसर्न्स, और इसमें है क्या चीज? कंसर्न्स मतलब इसका जो संबंध है, इनसेसुअस लव ऑफ जियोवानी एंड हिज सिस्टर एनाबेला। इनसेंसुअस लव का मतलब होता है लव बिटवीन ब्लड रिलेशंस। तो जियोवानी एंड हिज सिस्टर एनाबेला, व्हेन शी इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, शी अग्रीज टू मैरी हर शूटर। शी अग्रीज टू मैरी हर शूटर सोरेंजो। एनाबेला का जो शूटर था वो सोरेंजो था। द लवर सीक्रेट इज डिस्कवर्ड बट सोरेंजोज प्लान फॉर रिवेंज इज आउटफेस्ड बाय जियोवानीज मर्डर ऑफ एनाबेला। जियोवानी जो है वो एनाबेला का मर्डर करवा देता है, एंड देन सोरेंजो एंड जियोवानी हिमसेल्फ इज मर्डर्ड बाय सोरेंजोज हायर्ड किलर्स। एंड देन सोरेंजो एंड जियोवानी हिमसेल्फ इज मर्डर्ड। जियोवानी को खुद मार दिया जाता है सोरेंजो के हायर्ड किलर्स के द्वारा। तो ये इसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स के नेम आपको याद होने चाहिए, अलग से लिख के भी इनको याद कर सकते हो कि इट्स पिटी सी इज होर में ये कैरेक्टर हैं। द प्ले एग्जिबिट्स एन एलोक्वेंट एंड ग्लोइंग सिंपैथी फॉर द लवर्स डिस्पाइट द अनलॉफुल नेचर ऑफ देयर यूनियन। और ये प्ले दिखाता है कि एक ग्लोइंग सिंपैथी है लवर्स के लिए, यद्यपि जो उनका जो नेचर ऑफ यूनियन था वो अनलॉफुल था। इनसेसुअस लव दिखाया गया है इसमें। इसके बाद आ जाते हैं आपके टॉमस हेवुड। टॉमस हेवुड जो है इंग्लिश एक्टर हैं, प्ले राइट हैं, और इनका जो करियर है स्पेंस पीक्स ऑफ पीरियड ऑफ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा, क्योंकि 1574 से 1641, 1574 टू 1641 तक रहा है। तो एलिजाबेथन एज में भी रहे ये और जैकोबियन में भी लिखा है। इनका जो इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क है एन एपोलॉजी फॉर एक्टर्स, एन एपोलॉजी फॉर एक्टर्स 1612, एन अकाउंट ऑफ एक्टर्स प्लेस एंड डिग्निटी एंड देयर रोल इन सोसाइटी सिंस एंटिक्विटी। और सोसाइटी में जो इनका रोल रहा है वो इसमें दिखाया गया, एन अकाउंट ऑफ एक्टर्स प्लेस एंड डिग्निटी एंड देयर रोल इन सोसाइटी सिंस एंटिक्विटी। चार्ल्स लैम्ब ने इनको प्रोज शेक्सपियर कहा था। जो टॉमस हेवुड हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये आया था भी एक बार नेट में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टॉमस हेवुड को चार्ल्स लैम्ब ने प्रोज शेक्सपियर कहा। और ये जो चार्ल्स लैम्ब थे ये हमारे रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और इन्होंने स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा है। इन्होंने स्पेंसर को इन्होंने कहा पोइट्स पोइट, पोइट्स पोइट कहा इन्होंने स्पेंसर को, चार्ल्स लैम्ब ने। उसके बाद ये फ्रांसिस बैकन आ जाते हैं, जो कि फादर ऑफ
इंग्लिश नॉवल भी कहते हैं। फ्रांसिस बैकन जो थे, फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहते हैं। और अगर खाली फादर ऑफ नॉवल पूछा जाए तो वो है मोंटेग्ने। मोंटेग्ने को फादर ऑफ नॉवल कहते हैं। और प्रिंस, सॉरी ये नॉवल नहीं, इसको फादर ऑफ ऐसे बोलेंगे। फादर ऑफ, ये गलती से लिखा गया, फादर ऑफ ऐसे मोंटेग्ने थे और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे जो हैं वो फ्रांसिस बैकन है। और अगर हम प्रिंस ऑफ एसेइस्ट की बात करें तो ये चार्ल्स लैम्ब थे। और चार्ल्स लैम्ब क्रिटिक भी थे, तो उन्होंने क्रिटिसिज्म भी की है। बैकन हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म क्या होता है? एम्पेरिसिज्म इज द थ्योरी, एम्पेरिसिज्म एक थ्योरी होती है दैट ऑल नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसेस। तो बैकन जो है उनको फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कहा गया। और एम्पेरिसिज्म क्या होता है? एम्पेरिसिज्म एक थ्योरी होती है जिसमें ये बताते हैं कि जो नॉलेज होती है वो एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, और ऐसा एक्सपीरियंस जो सेंसेस से डिराइव होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ही आर्ग्यूड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज की पॉसिबिलिटी के लिए उन्होंने आर्गुमेंट दिए थे, बेस्ड ओनली अपॉन इंडक्टिव रीजनिंग and careful observation of the events in nature. इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? रूल टू इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग भी हमारा होता है जिसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर जो स्टूडेंट होता है वो अपने आप रूल फ्रेम कर लेता है, जनरलाइज कर लेता है अपने आप। निमोनिया से इनकी डेथ हो गई थी। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये इनके वर्क हैं द नोवम ऑर्गेनम, और ये लैटिन में पब्लिश हुआ था 1620 में, एक फिलोसफिकल वर्क है। और ये नोवम ऑर्गेनम का ये जो इंग्लिश नेम है, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस। नोवम ऑर्गेनम, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस। जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। द टाइटल इज ए रेफरेंस टू अरिस्टोटल्स वर्क। ये अरिस्टोटल हमारे क्लासिकल राइटर हुए हैं, और अरिस्टोटल का एक वर्क था ऑर्गेनन, तो टाइटल वहीं से रेफरेंस देता है उसी का। और जो ऑर्गेनन था अरिस्टोटल का, वो क्या था? हिज ट्रीटाइज ऑन लॉजिक एंड सिलोगिज्म। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अरिस्टोटल का जो वर्क है ऑर्गेनन वो क्या है, तो वो एक तरह से ट्रीटाइज है। ट्रीटाइज का मतलब होता है लेख, आर्टिकल, और वो लेख किसके ऊपर है? लॉजिक और सिलोगिज्म के ऊपर है। In Novum Organum, Bacon details a new system of logic he believed to be superior to the old ways of syllogism. This is now known as the Baconian method. इसको Baconian method कहते हैं। नोवम ऑर्गेनम में बैकन एक डिटेल करते हैं, एक न्यू सिस्टम ऑफ लॉजिक बताते हैं जिसे बैकोनियन मेथड कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैकोनियन मेथड बैकन ने किस वर्क में बताया है? नोवम ऑर्गेनम में। इन 1733 वोल्टेयर जो है ना, ये फ्रेंच राइटर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ फ्रेंच राइटर। वोल्टेयर जो है वो फ्रेंच राइटर है। इंट्रोड्यूस्ड हिम टू फ्रेंच ऑडियंस एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड। फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड कहा। वोल्टेयर ने उनको इंट्रोड्यूस किया बैकन को फादर ऑफ द साइंटिफिक मेथड।
He also wrote a long treatise on medicine. मेडिसिन के ऊपर भी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये ध्यान रखना, ये अच्छा वर्क है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ विद नेचुरल एंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस फॉर द प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ। और उसमें उन्होंने बताया कि भाई लाइफ को कैसे प्रोलॉन्ग किया जाता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ मेडिसिन के ऊपर है। फिर एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसका फुल टाइटल है ऑफ द प्रोफिशंस एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग डिवाइन एंड ह्यूमन। ये एक बुक है फ्रांसिस बेकन की। एक इनका वर्क है न्यू अटलांटिस। ये इनकम्प्लीट यूटोपियन नॉवल है। और यूटोपिया आप लोग जानते ही हो, यूटोपिया का मतलब आइडियल प्लेस होता है। न्यू अटलांटिस। यूटोपियन फिक्शन क्या होता है वो समझना है आपको। यूटोपियन फिक्शन एक स्टाइल ऑफ फिक्शन है दैट टेक्स प्लेस इन एन आइडियलाइज्ड वर्ल्ड। In this work, Bacon portrayed a vision of the future human discovery, knowledge, expressing his aspirations and ideas for humankind. The novel depicts the creation of a utopian land where generosity and enlightenment, dignity and splendor, piety. Piety का मतलब होता है the quality of being religious or reverent, और public spirit are commonly held qualities of the inhabitants. तो ये नॉवल है, ये क्रिएशन ऑफ यूटोपियन लैंड को दिखाता है जहां पर भाई उदारता है, जेनरसिटी है, एनलाइटनमेंट ज्ञान है, डिग्निटी है, स्प्लेंडर है, सारी अच्छी चीजें हैं, राम राज्य एक तरह से। बैकन को कंप्लीट कर लेते हैं। एसेज, रिलीजियस मेडिटेशंस, प्लेसेस ऑफ परसुएन and discern, seen and allowed was the first published book. ये इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी। The essays are written in a wide range of styles from the plain and unadorned to the epigrammatic. ये जो एपिग्रामेटिक है, इसको एपिग्रामेटिक को हम बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में इसको सूक्ति बोलते हैं। इनके जो सेंटेंसेज हैं काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब हर सेंटेंस में काफी विजडम होती है, भरे हुए होते हैं सेंटेंस, उनमें थॉट्स जो है ना भरे हुए होते हैं। तो एपिग्रामेटिक स्टाइल के जो है ना ये एक्सपर्ट रहे हैं फ्रांसिस बेकन। और इनके जो एसेज हैं वो किस टॉपिक को कवर करते हैं, इनके जो एसेज हैं वो कवर करते हैं आपके टॉपिक्स ड्रॉन फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, and in each case the essays cover their topics systematically from a number of different angles, weighing one argument against another. और एक इनका जो सेकेंड एडिशन था वो 1612 में आया था जिसमें 38 ऐसे थे, और दूसरा आया एसेज और काउंसिल्स सिविल और मॉरल, ये 1625 में जो आया था उसमें 58 एसेज थे। तो ये हमने बैकन को कंप्लीट किया है। And that's all for today, and we'll meet in the next class. Thank you.